हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। दोस्तों, सबसे पहले तो सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के इस गणेश चतुर्थी पर्व की। आज के इस सेशन में गणेश चतुर्थी के बारे में हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। राष्ट्रवादी आंदोलन से महत्वपूर्ण हिस्से से उसको जोड़ करके देखा सकता है। आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़ सकते हैं और मुख्य परीक्षा में राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख भाग के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। आप सब लोगों को मालूम है कि आज से जो गणेश चतुर्थी का महोत्सव शुरू हुआ है, ये आगे 10 दिन तक चलेगा। आजकल हम सब लोग इसे 10 दिन तक मनाते हैं। हालांकि इसकी तमाम सारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं जिसके कारण इसे 10 दिन का मनाया जाता है, लेकिन हम उस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझ सकें। गणेश महोत्सव का भी क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना है? क्या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इस महोत्सव की भी कोई भूमिका है? आज के सेशन में हम इसी के बारे में जानेंगे। सेशन के अंत में हम तिलक जी पर आधारित एक प्रश्न भी पूछेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि इस सेशन के अंत तक जाने के बाद उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि उस प्रश्न का उत्तर हम आपको अपने टेलीग्राम में भी देंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक दिन मनाया जाने वाला गणेश महोत्सव 10 दिन क्यों मनाया जाने लगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप एक तरफ लोकमान्य तिलक को देख सकते हैं और एक तरफ हैं गणपति बप्पा। तो निस्संदेह इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से है। कैसे है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। प्रतिज्ञा प्लस बैच स्टडी IQ के तरफ से लॉन्च किया गया है और ये अलग अलग वर्षों के लिए 2025 के लिए टारगेटेड है, 2026 के लिए भी है और 2027 के लिए भी है। किसी भी प्रतिज्ञा प्लस बैच में आप एनरोल हो जाइए जिस भी वर्ष आपको टारगेटेड ईयर में जाना हो, ठीक है। और उसमें एनरोल होने से आपको जो सुविधाएं मिलेंगी उसमें क्लास हैं, लाइव क्लासेस, ठीक है। और ये जो लाइव क्लासेस हैं वो कई तरीके की हैं। एक लाइव क्लास तो आपकी GS के लिए है, दूसरी लाइव क्लास जो है वो आपकी CSAT के लिए है और तीसरी लाइव क्लास जो है वो आपकी करंट अफेयर्स प्रोग्राम के लिए है। ये डेली बेसिस पे आपको 3 लाइव क्लासेस मिलेंगी। तकरीबन 3 घंटे की ये क्लास रहती है, 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास रहती है, 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास रहती है। तो गिरी हालत में 5 घंटे की क्लासेस तो आपको डेली बेसिस पे मिलती ही हैं। बड़ी अच्छी तैयारी होती है इससे, शानदार तरीके से। क्लास में डेली बेसिस पर आपको आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है जिससे आप मुख्य परीक्षा में लेखन की कला को विकसित कर सकते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे कैसे? जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, खासतौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। इसलिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमने हर हफ्ते इसमें क्लास टेस्ट रखे हैं। इस क्लास टेस्ट के माध्यम से आपके अंदर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की क्षमता विकसित होगी और इसके माध्यम से जो आंसर राइटिंग डेली दी जा रही है इसके माध्यम से मुख्य परीक्षा की क्षमता विकसित होगी। तो पैरेलली आप दोनों चीजें कर रहे होंगे। मजे की बात यह है कि वीकली टेस्ट में आप जितनी बार फर्स्ट रैंक लाएंगे, फर्स्ट रैंक जितनी बार लाएंगे, देखिए 2025 में नंबर ऑफ वीक्स जो हैं वो अलग हैं, 2026 में अलग है, 2027 में अलग है। हर हफ्ते क्लास टेस्ट होंगे और उन क्लास टेस्ट में जब आप फर्स्ट रैंक लाएंगे तो फर्स्ट रैंक लाने पे आपको 11,000 रुपए का पारितोषिक पुरस्कार राशि दी जाएगी। 2-3 बार मैं चाहूंगा कि आप जरूर जो है फर्स्ट रैंक लाएं और मैक्सिमम बार भी लाएं। इसके अलावा न सिर्फ इतना बल्कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आपकी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। तो ये बैच न सिर्फ आपके लिए निःशुल्क हो सकता है बल्कि आप इस बैच के माध्यम से कुछ अन्य पुरस्कार भी और प्रोत्साहन भी पार कर सकते हैं और लगे हाथ आपका तैयारी भी हो जाएगा और उधर आप रियली जो है देखा जाए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की आपके अंदर क्षमता विकसित हो जाएगी। इन सभी खूबियों के वाले इस बैच को ज्वाइन करना है तो 10 सितंबर से 2025 के लिए बैच शुरू हो रहा है और विरद लाइव कोड के इस्तेमाल से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग टर्म बैच लेना है। बस ये अंतर ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग टर्म बैच लेंगे। तकरीबन इसी तरीके का वहां पर बैच में आपको कलर वगैरह सब दिखेगा तो आप आसानी से पहचान जाओगे। ये भी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसमें भी विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 5 सितंबर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को जो आज का टॉपिक है इसको हम गणेश उत्सव के तौर पर कैसे ऐतिहासिक महत्व के रूप में पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है कि 10 दिवसीय जो गणेश महोत्सव है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब 10 दिवसीय गणेश महोत्सव जिसकी शुरुआत हो चुकी है तो आप सब लोगों को मैंने शुभकामनाएं पहले ही दी।
अब ये जो गणेश उत्सव है इसको हम लोग मनाते हैं, आज से शुरू होता है और 10 दिन तक आगे चलेगा। 10वें दिन जो है विसर्जन हो जाएगा, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। आज चतुर्थी है तो आज गणेश चतुर्थी के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन इस गणेश महोत्सव का एक ऐतिहासिक महत्व ये है कि इस उत्सव के माध्यम से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भावना को जगाने का प्रयास लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से किया गया था। और ये उस समय किया गया था जिस समय राष्ट्रवाद जो है थोड़ा सा भ्रमित है और औपनिवेशिक शासक जो हैं वो इसी दौरान जो फूट डालो और राज करो की नीति है उसको लेकर के आगे की ओर चल रहे हैं। खास तौर से सांप्रदायिक फूट का इस समय जो है बहुत ज्यादा हमको आवागमन देखने को मिलता है। तो उस दौरान ऐसी बात यहां पर करी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो गणेश उत्सव है ये पहले जो है, आज हम लोग इसको 10 दिन मनाते हैं लेकिन हमेशा से इसको 10 दिन संभवतः नहीं मनाया गया है। खास तौर से पहली बात तो देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंस है गणेश महोत्सव की, ये भी शुरुआत में बहुत पहले नहीं थी। ये 1893 में जब आप देखते हैं कि तिलक जी ने जब इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसको एक राष्ट्रीय चरित्र देने का प्रयास किया तो इसको बड़ी धूमधाम से पश्चिमी भारत में मनाया जाना शुरू किया गया। महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में मनाया जाना शुरू किया, खासतौर से महाराष्ट्र में। और आज के समय सिचुएशन ये है कि अक्रॉस द वी कैन से वर्ल्ड, बल्कि इनफैक्ट बेसिकली इंडिया में तो सब जगह इसको मनाया जाता है। लिखा है प्रायर टू 1893 द फेस्टिवल यूज्ड टू बी वन डे अफेयर्स। ये पहले एक दिन का मनाया जाता था लेकिन अब इसको बहुत बड़ी मात्रा में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मनाया जाता है। तो ये किस तरीके से इस हिस्टोरिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आइए इसको समझते हैं। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 से। आपको मालूम है कि 1857 का जो विद्रोह है ये मोटे तौर पर सैन्य विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ। सैन्य विद्रोह जो है इस रूप में शुरू हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैन्य विद्रोह के बाद इस विद्रोह का चरित्र बाद में बार बार बदलता रहा। मसलन ये कहीं राष्ट्रीय चरित्र में दिखता है, कहीं पर जन चरित्र के रूप में दिखता है, कहीं अलग अलग तरीके से इसके चरित्र दिखते हैं, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम। इस कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के रूप दिखते हैं। लेकिन फिर भी हम वहां के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहे हैं कि आखिर 1857 की क्रांति कैसी थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति को हमने देखा तो हमें पता चला कि भारत में अलग अलग राज्यों से सैन्य विद्रोह हुए, सेनाओं ने जम करके दुश्मनों का सामना किया। दुश्मन कौन है? वही औपनिवेशिक शासक जो हैं उनका सामना किया। लेकिन औपनिवेशिक शासकों ने इसको रौंद दिया, बर्बर तरीके से इस आंदोलन को रौंद दिया गया और फलतः यह आंदोलन जो है वह विफल हो गया। यानी कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का जो प्रयास था भारतीय जनमानस का, उसमें तमाम प्रकार के जनमानस के जो स्वरूप हैं, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे वो राजे रजवाड़े हो, चाहे वो सामंत हो, किसी प्रकार के रूप हो, उनका प्रयास जो है वो अल्टीमेटली क्या हो गया? विफल हो गया। लेकिन इस चीज से ये चीज साबित हो गई कि ये जो दुश्मन है औपनिवेशिक शासक, ये परंपरागत जो पहले के दुश्मन होते थे उनसे थोड़ा अलग किस्म का है। इससे हथियार से शायद, परंपरागत युद्ध शैली से शायद नहीं जीता जा सकता। इसे हराने के कुछ दूसरे तरीके खोजने होंगे। इसलिए तब जो प्रबुद्ध राष्ट्रवादी हैं, उन प्रबुद्ध राष्ट्रवादियों ने इनको औपनिवेशिक शासकों से को पराजित करने का या फिर इनको यहां से देश से निकालने का, भारत को विजित कराने का नए तरीके उन्होंने सोचने शुरू किए। और इन्हीं नए तरीकों में तमाम सब लोग अलग अलग तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। कोई सोच रहा है कि राष्ट्र के अंदर ये अलख जगाई जाए राष्ट्रवाद की। अब राष्ट्रवाद की अलख जगाने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो एक व्यक्ति है जो राष्ट्रवाद की अलग जगा रहा है, एक अलग तरीके का भारतीय राष्ट्रवादी है जो कि राष्ट्रवादी भी है और क्रांतिकारी विचारों का समावेशन भी उसके अंदर है, जिसके विचार इस प्रकार के क्रांतिकारी हैं कि वह अपने भारत पर किसी भी तरीके से, अपने भारतीय किसी अंश पर किसी भी तरीके से औपनिवेशिक शासन का झंडा देखना नहीं चाहता है। और इसीलिए वह स्वराज और स्वशासन चीजों को लेकर के सामने आ जाता है। लोगों के अंदर स्वराज और स्वशासन की भावना को तीव्र गति प्रदान करने का इस व्यक्ति ने प्रयास किया। तो कौन है यह व्यक्ति? ये कोई व्यक्ति और नहीं है, ये हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिनके नाम के आगे अक्सर आप लोकमान्य की उपाधि लगाते हैं।
आप लोगों ने तिलक के बहुत सारे अलग अलग स्वरूप देखे होंगे योगदान के रूप में। एक योगदान तो मैं आपको यहां पर आज गणपति महोत्सव के रूप में बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के अत्याचार कुछ इस कदर एक बार बढ़ गए कि जब प्लेग फैला दक्षिण पश्चिम भारत में, तो प्लेग कमिश्नर हुआ करता था रैंड, और उसके साथियों ने तमाम प्रकार के अत्याचार और दुराचार किए। रैंड की हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा, और उस पर तिलक ने जो है अपने विचार प्रकट किए। उसी के बाद से उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। बहरहाल हम उस दिशा में भी नहीं जा रहे हैं, वापस अपनी दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि इतिहास है एक से दूसरे से जुड़ता चला जाता है। जब हम लोग पेड क्लासेस में बताते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो वो आदत है यहां पर भी जो है आपके सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि करंट का टॉपिक है तो मैं अपने टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, वापस आता हूं। वापस आने में आपको ये पता चलेगा कि भाई इनका जो ये योगदान है ये गणपति महोत्सव के माध्यम से कैसा है। इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि इनके विचार जो है वो इस तरीके के हैं, जो क्रांतिकारी हैं, राष्ट्रवादी विचार हैं, जो औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। और नए तरीकों में इनको एक तरीका मिला है कि वी हैव टू यूनाइट एट एनी कॉस्ट, हमें किसी भी दशा में एक होना पड़ेगा। सो जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उस तरह से सोचने का एक बार प्रयास करना है। आर्गुमेंटेटिव में भी अगर आप तुरंत चले जाएंगे तो आपको आगे की कहानी शायद नहीं समझ में आएगी। अभी प्राथमिक रूप जो समझ में आ रहा है, प्राथमिक जरूरत जो समझ में आ रही है, एट एनी कॉस्ट स्वराज, कुछ भी करना पड़ेगा, स्वराज लेकर के रहेगा। ये वाली बात को आप पहले अपने दिमाग में रखिए। तो उन्हें ये लगा कि ये जो है ये, इसको अगर हम अपना एक पंचलाइन बना लें, इसको हम अगर अपना एक स्वरूप इसी को लेकर के चलें, तो हर जगह हर व्यक्ति इसकी कीमत को समझाया जाएगा, समझना शुरू करेगा व्यक्ति। हर जगह इसकी चर्चा, जिस चीज की चर्चा होती है उसकी समझ अपने आप विकसित होनी शुरू होती है। इसकी चर्चा ही नहीं होती थी अभी तक, आप ये समझ सकते हैं। तो उन्होंने इसकी चर्चा बहुत ज्यादा करनी शुरू करी। हर पहलू में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए कैंपेनिंग्स की गई, जन आंदोलन किए गए, मंच सजाए गए, लोगों को बुलाया गया, वहां पर बताया गया कि स्वराज क्या है और उसकी मांग की आवश्यकता क्यों है, औपनिवेशिक शासन कौन है। जो लोग पढ़े लिखे हो सकते थे उन्हें कम्युनिकेट किया गया थ्रू द मीडिया, लाइक समाचार पत्रों के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1881 में तिलक और जीजी आगरकर जी ने मिलकर के केसरी और मराठा जो पत्रिका है, समाचार पत्र जो है, इसका संपादन करना शुरू किया। यहां यह ध्यान रखना है, देखिए जैसे यहां पर आपको केसरी और मराठा दिख भी रहा होगा, केसरी और ये मराठा। केसरी समाचार पत्र जो है ये आपकी मराठी लैंग्वेज में आता था, मराठी भाषा में, और मराठा समाचार पत्र जो है उन्होंने अंग्रेजी भाषा में छापा। यानी कि क्षेत्रीय और मतलब दोनों तरीके की जो भाषा है, दोनों तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचार इसके माध्यम से प्रकट करने शुरू किए गए। और इन विचारों से लोगों को राष्ट्रवाद, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भी पैदा कर रहे हैं, और उस राष्ट्रवाद का जो एक्सेस है वो एक्सेस होना चाहिए टुवर्ड स्वराज, स्वशासन। ये इस तरीके से मूवमेंट उन्होंने चलाना शुरू किया, और ये इसमें उनको बहुत सफलता मिली। उसका कारण जो है उनका खुद का नैतिक चरित्र जो था। चरित्र कुछ इस प्रकार का है कि वो बहुत उग्र और बहुत निडर है। कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो बोलना है हम सीधे सीधे बोलेंगे। और सीधी जो स्पष्ट भाषा उनकी होती थी, ये लोगों के हृदय में उतर जाती थी। जो कहते थे एकदम सीधा खुल करके, किसी से डरना नहीं है, एकदम खुल करके बोलते। इससे आम व्यक्ति जो है वो उनकी सीधी भाषा को समझ सके और उससे प्रेरित हो सके। घुमा फिरा करके कोई भाषा वहां पर प्रयोग नहीं होनी, जो है सीधी एकदम स्पष्ट बात। एक समय था, अब ये जिस समय बात हो रही है आप सब लोग देखिए कि ये 1881 की बात कर रहे हैं हम। 1857 के बाद के समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, जिस समय हम 1881 की बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं 1893 तक इस चीज को लेकर के जाना है, जब इस तरीके के आंदोलन शुरू होंगे। अभी गांधी जी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, अभी भारत में वो नहीं आए हैं। उनका प्रवेश भारत में 1915 में होता है। 1915 तक आपको मालूम है कि तिलक जी ने आंदोलन चलाने शुरू किए थे। होम रूल लीग उन्होंने स्टैब्लिश की थी, होम रूल आंदोलन उन्होंने चलाने शुरू किए थे, चलाया था। तो उस समय तक उनकी जो पहचान है ना, वो एक ऐसे समय में आप देखिए कि आपको मालूम है कि गांधी जी की एक लहर है पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के। गांधी जी के आगमन से पहले यही लहर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में तिलक जी के इर्द गिर्द हुआ करती थी, बहुत जबरदस्त तरीके से।
और काफी हद तक उन्होंने, गांधी जी जब भारत आए तो वो तिलक से प्रेरित भी हैं। और आपको मालूम ही है कि तिलक जी की जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन उन्होंने आंदोलन भी चलाया था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस दिन तिलक जी की मृत्यु हुई, कब उनका इंतकाल हुआ, और उस दिन गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया। कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए अगर आपने पढ़ा है तो ये उपनिवेशवादी जो विरोधी आंदोलन है उसके बहुत बड़े जननायक हुआ करते थे। और ये इतने बड़े जननायक हुआ करते थे, इतने शानदार तरीके से उन्होंने लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित कर रखा था कि लोग उनकी भावनाओं को अच्छी तरीके से अब समझने लगे थे और राष्ट्र के लिए एकजुट होने लगे थे। और इसी एकजुटता से प्रेरित होकर के बाल गंगाधर तिलक ने लोगों के अंदर और ज्यादा जबरदस्त तरीके का एक राष्ट्रवादी चरित्र पैदा हो सके, उसके लिए उन्होंने खुद एक शपथ ली। उन्होंने मराठी भाषा में एक घोषणा की, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे। जब इस तरीके का उन्होंने जोशीला भाषण दिया तो फिर तो स्वराज की महिमा और ज्यादा बड़ी हो गई, जबरदस्त तरीके के स्वराज की महिमा हो गई। और स्वराज की इस महिमा की वजह से आगे चल करके इनका एक काफी सक्सेसफुल कैंपेन भी चला, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े, जिसमें आप देखते हैं कि जो उनका होम रूल आंदोलन है वो काफी ज्यादा व्यापक रहा। बहरहाल ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, इन्हीं सब चीजों के माध्यम से संगठित करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये सब चीजें करी तो उन्हें कुछ चीजें समाज से समझ में आई, समाज का एक रुझान समझ में आया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी कभी हमें समाज को कुछ चीजें बड़ी सरल भाषा में समझानी पड़ती है। इसको आप ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज है जहां पर लोग जो हैं, जो कुछ भी जानकारी रखते हैं वो बहुत सामान्य जानकारी है या बहुत कम जानकारी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने एक बहुत बड़ी मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी चीज खोज ली है, या कोई विशेष कॉन्सेप्ट आपके पास में आ गया है और ये बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है सपोज दैट, तो वो सामान्य समझ रखने वाले या सामान्य से भी थोड़ी कम समझ रखने वाले अगर कोई लोग हैं, अगर उनको आपको अपनी बात समझानी हो तो कैसे समझाएंगे? क्या उस थेसिस पे समझा सकते हैं जिस थेसिस पे आपने सारी चीजें, जिस बेसिस पे आपने सारी चीजें समझी हैं? उसके लिए आईक्यू लेवल बराबर करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको अपनी बातें समझानी है तो कैसे समझाएंगे? इसके लिए आपको किसी उदाहरण के माध्यम से, और ऐसा उदाहरण जो समाज जिसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता हो, उसके माध्यम से आपको वो बात उन्हें समझानी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं कि सूर्य को नमस्कार करने के कई फायदे हैं। तो अगर मैं उसमें तमाम प्रकार के साइंटिफिक रीजन बताने का प्रयास करूं, उससे अच्छा है कि मैं आपको सीधा कहूं कि सूर्य हमारे देवता हैं, उनको नमस्कार करने से आशीर्वाद मिलेगा। तो इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। समाज से हमें कराना क्या? अल्टीमेटली सूर्य नमस्कार। इसके लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा? क्या हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ उतना जा सकते हैं कि अभी तत्काल प्रभाव में उसको वो समझ में आए? शायद नहीं जा सकते। तो एक सरल रूप क्या है? उनकी आस्था है, उस आस्था में इस चीज को प्रवेश करा दिया जाए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको आप रियल लाइफ से ना जोड़े, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैसा किया जाता है। सिमिलरली उन्होंने भारतीय नायकों पर गर्व करने का आह्वान इसीलिए किया कि लोगों को ये चीजें बहुत मोटिवेट करती थी। महाराष्ट्र में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, वो किसी भी देवता से बढ़कर के उनके लिए आज भी हैं। तो वो भावनाएं हैं कि अगर उस तरह से टच करते हुए कोई ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध खड़ा किया जाए, तो आसानी से ये सब एक हो जाएंगे। इसमें राष्ट्रवाद समझाने में हमें ज्यादा दिन, स्वराज समझाने में हो सकता है ज्यादा दिन लग रहे हो, लेकिन यह समझाने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी यही इच्छा थी। यह समझाने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसी तरीके से उन्होंने इस तरीके की कल्पना का सहारा लिया जो हिंदुओं की भावना में बहुत अच्छी तरीके से इनबिल्ट होती है, जैसे हमारे विनायक, जैसे हमारे गणेश भगवान। उन्हें हम आप देखते हैं कि जब आप गणपति पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? देवताओं में प्रथम स्थान, सर्वोच्च देवता के रूप में है वो।
कल्याणकारी देवता के रूप में है, मनचाहा मंगल वरदान देने की देवता के रूप में है, दुष्टों के प्रति संहारक के रूप में है, एक अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में है। तो आप जिस रूप में गणपति को देख सकते हैं उस रूप में गणपति को देखेंगे। और यहां के लोगों का गणपति में आस्था है, तो उन्होंने इस महोत्सव के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना भर दी कि यही चीज तो गणेश जी, जैसे आप गणेश जी को पूजा करते हो, तो गणपति के माध्यम से सारे हिंदू वर्ग को उन्होंने एक करने का प्रयास किया। और एक बड़ी कम्युनिटी है जो अगर जाग गई, चलो हिंदुत्व के प्रभाव से ही जाग जाए कम से कम, ठीक है, नेशनलिज्म के प्रभाव से नहीं जग रहे हैं, हिंदुत्व के प्रभाव से जगा करके देख लेते हैं। हिंदुत्व के प्रभाव से भी अगर जाग करके ये समस्त लोग एक होकर जाएं और राष्ट्रवाद उनके अंदर आए और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो औपनिवेशिक शासकों की हालत खराब हो जाएगी। और ये चीज उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसीलिए राजनीतिक अभियानों में उन्होंने सहारा लिया जो हिंदू कल्पना और प्रतीकवाद से परिपूर्ण था। ये वही प्रतीकवाद है। और इसी का परिणाम यह हुआ कि 1893 में गणपति पूजा की उन्होंने एकदम नई परंपरा की शुरुआत कर दी। एक सामुदायिक उत्सव के रूप में उसको मनाया जाना शुरू किया गया। अब गणेश महोत्सव वाले दिन राष्ट्र के प्रति समर्पण पैदा करने वाले तमाम प्रकार के जोशीले गीत, संगोष्ठियां, राष्ट्रवाद गणेश महोत्सव में होना शुरू हुआ। तमाम प्रकार से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया जाना, यह तमाम तरीके से शुरू कर दिया गया। तो वो चीज ऐसे जुड़ गई कि पता ही नहीं चली कि गणपति महोत्सव ही राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवाद ही गणपति महोत्सव। इतना ज्यादा मिक्स हो गई। और जैसे ही ये सारी चीजें मिक्स हुई, उनका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो पूरा होने लगा। तिलक ने गणेश महोत्सव को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करने की शुरुआत कर दी। तो ये फिर जो महोत्सव है वो पूरे महाराष्ट्र में फैलना शुरू हुआ। महाराष्ट्र के बाहर तमाम जगह जहां पर हिंदू बाहुल्यता है, वहां पर इन चीजों का तेजी से प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। तिलक जी की जीवनी है, लोकमान्य तिलक जी की जीवनी है, जो कि धनंजय कीर ने लिखी है। उसमें उन्होंने तिलक के हवाले से एक बात कही है। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जननायक, ये किताब का नाम है, ये जीवनी है। इसमें उन्होंने तिलक जी के हवाले से कुछ बात लिखी। आइए उस बात को समझते हैं। गणेश उत्सव समितियां पूरे महाराष्ट्र में स्थापित की गईं। युवाओं ने गायकों के समूह बनाए, जिम्नास्टिक समितियों को प्रोत्साहित किया गया। उत्सव के दिनों में जोशीले वक्ताओं और पुजारियों द्वारा युवाओं के सामने आत्मत्याग और वीरता के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि गणपति महोत्सव तो है ही, लेकिन उसमें इस तरीके के राष्ट्रीय चरित्र के कार्य भी किए जाने शुरू किए गए, तो लोग हाईली मोटिवेट हुए। लगे हाथ उन्होंने 3 साल बाद शिवाजी महोत्सव की भी इसी तरीके से शुरुआत कर दी। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करने का मूल मकसद यह था कि जो थोड़े बहुत अभी भी मराठी लोग रह गए हैं, जो गणेश महोत्सव से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से तो निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। और यही सोच करके उन्होंने युवा महाराष्ट्रियों के अंदर राष्ट्रवादी विचारों को भरने के उद्देश्य से शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कर दी। तो मराठा और केसरी, इन 2 समाचार पत्रों और गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इन 2 महोत्सवों के माध्यम से उन्होंने शिक्षित और गैर शिक्षित सभी समाज को एक तरीके से राष्ट्रवादी भावनाओं में झकझोर दिया, भर दिया। राष्ट्रवाद एकदम घुल गया उनके अंदर। यह काम तिलक ने किया। इसी समय एक घटना और घटित हुई जो उनके पक्ष में चली गई। तिलक के पक्ष में सरकार ने क्या किया कि कपास के ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी। जैसे ही उन्होंने ये काम किया, तिलक जी ने एक और राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया। एक तरीके से उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, उसकी होली जलाए जाने का अभियान चला दिया कि तुम टैक्स लगाओ, हम बहिष्कार कर देंगे। एक तरीके से बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। वो बहिष्कार शुरू हो गया। सरकार को इकोनॉमिकली यहां पर बहुत नुकसान है, और इससे पहले जो राष्ट्रीय चरित्र बढ़ रहा है, और खास तौर से हिंदुओं के बीच में यह राष्ट्रीय चरित्र बढ़ने की वजह से सरकार को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब वर्ष 1993 की बात है। पूरे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक झड़पें भी आनी शुरू हो गई। उसका रीजन यह था कि जब ब्रिटिशर्स को यह दिखाई देना शुरू हो गया कि हिंदूज जो हैं शायद अपने हक और अपने
अपने महत्वपूर्ण जो मांगे हैं उसके पीछे जागरूक होने शुरू हो चुके हैं, तो उन्होंने सांप्रदायिक रूप देने के लिए मुसलमानों का सहारा लेना शुरू किया, उनकी सहायता भी करनी शुरू करी, उनके साथ मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। और इस दौरान आपको मालूम है कि एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी चल रहा था, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के रूप में जाना जा सकता है। तो तमाम प्रकार से उन्होंने उस पक्ष को अपना साथ देना शुरू किया, जिससे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच की खाई जो है बढ़नी शुरू हो जाए। इस सब का सरकार को लाभ भी हुआ। 11 अगस्त को बंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंसा हुई पूरे बॉम्बे शहर में, और इस दौरान फिर तिलक, जो कि उस समय पूना में रहते थे, जिसको हम लोग पुणे कहते हैं अब, उन्होंने अंग्रेजों पर इस चीज का हमला करना चाहा कि ये जो हिंसा हुई है, जिसको सांप्रदायिक रंग देने का काम किया गया है, ये काम सरकार ने किया है। जब उन्होंने ये बातें करी तो इसकी वजह से आंदोलन और तीव्र हुआ कि ये सांप्रदायिक रूप भी दे रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद की सारी चीजें खिलाफ है ना, तो उन्होंने इसको भी अपने आंदोलन में शामिल कर लिया। लेकिन अब जब इस तरीके के प्रचार होने शुरू हुए तो अंग्रेजों ने क्या किया, वही उनका जो हमेशा का काम है, दमनकारी चक्र चलाना। उन्होंने दमनकारी चक्र चलाना शुरू किया। हालांकि तिलक ने अंग्रेजों के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर, पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मुसलमानों का सहारा लेकर के हिंदू और मुस्लिम्स को बांटना चाहते हैं। अंग्रेजों ने मुसलमानों का पक्ष इसलिए लिया क्योंकि उन्हें धीरे धीरे जाग रहे हिंदू बहुमत का खतरा दिख रहा था। यह बात कीर ने अपनी किताब में लिखी, जो अभी आपको किताब दिखाई गई है। ये उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, अलग से अपनी तरफ से नहीं मैं बता रहा हूं। तो बेसिकली हुआ ये कि इन सब से जो है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक खाई भी आनी शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ उस समय ये एक ऐसा समय है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि तिलक के ऊपर कुछ आलोचनाएं करी गई हैं, और ये वही आलोचनाएं हैं कि इन्होंने हिंदूवाद को बढ़ावा दिया है। हिंदूवाद को बढ़ावा देने से एक सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का यहां पर आपको स्वरूप देखने को मिलता है। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद आपको अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन में भी देखने को मिलेगा, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद आपको तिलक के इस आंदोलन में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ आरोप तिलक जी के ऊपर यह भी लगते हैं कि उन्होंने इसमें मतलब महिलाओं को लेकर के भी कुछ इस तरीके के स्टैंड्स किए, कुछ अन्य वर्ग के लोगों को लेकर के भी इस तरीके के स्टैंड्स किए, जिसमें उन्हें पक्षपातपूर्ण माना जा सकता है। तो बेसिकली हुआ ये कि उस समय ये सब चीजें क्यों हो रही थी, तिलक को इस चीजों की आलोचना क्यों झेलनी पड़ती, उसका एक मेन रीजन है कि तिलक के लिए जो प्राथमिक लक्ष्य था, वह प्राथमिक लक्ष्य एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, वो था राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद उस समय हिंदू भावना से अगर उठ रहा था तो उन्हें इस बात में कोई ऐतराज नहीं था। देखिए, आज के हम दृष्टिकोण से जब पुराने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो ऐसा कर रहे थे, ये तो खुद ही मोटिवेशन कर रहे। तो ऐसे आप देखिए, 7 बजे डेली हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसमें विपिन चंद्रा जी की किताब है, जो हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास पढ़ते हैं। उसमें मैं विभिन्न रूप से आपको चीजें बताने का प्रयास करता हूं, अनबायस्ड तरीके से। तो जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, मेरा रोज सेशन होता है, सोमवार से शुक्रवार तक सेशन होता है, आप उस पूरी सीरीज को देखिएगा, तो मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा उसमें कि हमें इतिहास के समय के अनुसार पढ़ना चाहिए। उस समय की ये मांग है। जैसे लेक्चर की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले राष्ट्रवाद जगाना है, तो फिर कुछ भी हो जाए यार, मतलब अगर हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई के हिसाब से राष्ट्रवाद जगाने में देर लग रही, तो हिंदू में अगर उठ रहा है तो उसको उठाने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि वो किसी भी तरीके से बंटवारा नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू भावनाएं जो है वो बटी हुई नजर आए, वो पूरी एक तरीके की हिंदू भावना जुटी हुई दिखाई देनी चाहिए। इसलिए जो प्राचीन रूढ़िवादी परंपराएं चल रही हैं उनको चलने दो। अभी रूढ़िवादी परंपराओं को दूर करने का समय नहीं है, अभी राष्ट्रवाद उठाने का समय है। अब यहीं पे गांधी जी का जब आंदोलन आता है तो गांधी जी के आंदोलन में दोनों चीजें एक साथ हैं, तीनों चीजें एक साथ हैं कि हमें राष्ट्रवाद तो जगाना तब, लेकिन दिक्कत यह कि गांधी जी जब तक है तब तक पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रवाद जग चुका था, तो उन्होंने राष्ट्रवाद जगाने का भी काम किया है। इनफैक्ट राष्ट्रवाद जगाने का काम कम किया है, राष्ट्रवाद का प्रचार का काम ज्यादा किया है। यहां राष्ट्रवाद जगाने का काम हो रहा है, दोनों में अंतर है। कोई चीज जगानी है और कोई चीज जगी हुई उसका प्रचार करना है, दोनों में डिफरेंट है, वे है। तो गांधी जी ने तमाम प्रकार के दूसरे रचनात्मक कार्य भी किए। उन रचनात्मक कार्यों में तिलक जी एट अ टाइम जो है वो थोड़ा सा पिछड़े हुए नजर आते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने इस दिशा में काम नहीं किया, उस समय नहीं किया, अलग अलग तरीके से जरूर किया। एक समय में उनका जो एक मेन जो प्रोग्रेसिव बात है उसके ऊपर वो लेकर के चलते हैं, इसलिए उनकी आलोचना होती है। तो ये है गणपति महोत्सव का प्रमुख योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भले ना बताइए कि पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देकर जरूर जाइएगा। ये 2015 में यूपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है, उसका उत्तर मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दें। बाल गंगाधर तिलक किससे जुड़े हुए हैं? पूरा सार्वजनिक सभा, सहमति की आयु विधेयक यानी कि एज ऑफ कंसेंट जिसको बोलते हैं, वो गौरक्षणी सभा या फिर आत्मीय सभा। 1, 2, 3 और 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिज्ञा बैच से जुड़ने का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। 2025 के लिए बिल्कुल समय जाता जा रहा है। यह महीना आखिरी महीना होगा जब आप 2025 की तैयारी के लिए सोच सकते हैं, और उसमें भी आज 6 दिन 7 दिन निकल चुके हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत जुड़िए। पॉलिटी अमृतसर यहां पर शुरू कर रहे हैं। अमृतसर के साथ पॉलिटी विषय की शुरुआत हो रही है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो आपकी फीस यहां पर वापस कर दी जाएगी। 11,000 रुपए की धनराशि जीतने का मौका मिलेगा, और आपको ये बैच 24,000 नहीं बल्कि 23,999 में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 23,999 यानी 24,000 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही रहा है। विरत लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है। 10 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ना चाहते हैं, 5 तारीख से बैच शुरू हो चुका है 2026-2027 के लिए। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करें, और इसमें भी आपको निःशुल्क वाली सुविधाएं हैं अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो। इसके अलावा 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कि स्टडी आईक्यू की तरफ से आईएएस वाली एनसीईआरटी जो है वो शुरू करी गई है, यानी कि एनसीईआरटी को आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। तो आईएएस वाली एनसीईआरटी सीरीज में एक इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है शाम 5 बजे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अतुल सर लेते हैं और ये क्लासेस। और राज्य व्यवस्था विषय जो है वो सोमवार से शुक्रवार की क्लास लेंगे अमरेंद्र सर, आईएएस की एनसीईआरटी वाली क्लास। तो दोनों का टाइमिंग नोट कर लीजिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते में 3 दिन शाम 5 बजे। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे मुलाकात होती है अमरेंद्र पांडे सर से। 7 बजे आप मुझसे मुलाकात करते हैं सोमवार से शुक्रवार, विपिन चंद्रा की किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से। इन्हीं सब चीजों की जानकारी के साथ अलविदा करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले किसी सत्र में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।